हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि यूनिट 1 छूट गया था और बाकी मैं आप लोगों को यूनिट 2 से लेकर यूनिट 6 तक पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो फिर ज़रूर देखना। उसका नोट्स जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को। तो टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। तो अगर और आप एनसीटी का तैयारी कर रहे हो तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। तो यूनिट 1 का नाम जो है टू नरेटिव न्यूज़पेपर अबाउट स्कूल्स टीचर्स चिल्ड्रंस क्वेश्चन ऑन डाटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इशूज़। तो ये जो यूनिट है, पहला यूनिट से एक तो है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आप इस यहाँ के मैं कुछ क्वेश्चंस भी लास्ट में करवाऊंगा आपको, 4-5 क्वेश्चंस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से के क्वेश्चंस आते हैं। आप क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे और ऑप्शंस को पढ़ोगे तो फिर इसका आंसर जो है, इस यूनिट का आंसर आप आराम से निकाल पाओगे। तो सबसे पहले है जेंडर गैप इन एजुकेशन। तो जब भी हम लोग जेंडर गैप इन एजुकेशन की बात करते हैं तो एक टर्म हम लोगों के पास आता है, टर्म स्टेम। ठीक है, स्टेम मतलब कि उसका फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आप लोग देखे होंगे कि मैथ्स के टीचर ज़्यादातर जो है मेल होते हैं, इंजीनियर भी ज़्यादातर मेल होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जेंडर गैप है मैथ्स सब्जेक्ट में और मैथ्स के टीचर में और इंजीनियर में। ठीक, तो गर्ल्स आर लेस इंटरेस्टेड इन स्टेम एजुकेशन। लड़कियों को स्टेम की शिक्षा में रुचि कम होता है, इसीलिए जो है जो साइंस के टीचर हो गए, साइंस के टीचर के खैर तो होते हैं, ज़्यादा होते हैं, गर्ल्स भी होती हैं, लेकिन मैथ्स के टीचर थोड़े कम होते हैं गर्ल्स। मोस्ट टीचर ऑफ आंगनवाड़ी एंड किंडरगार्टन आर फीमेल्स। अब देखे होंगे जो आंगनवाड़ी है जिसमें छोटे बच्चे 5 साल से कम वाले बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ के अधिकतर जो शिक्षिकाएं हैं वो फीमेल्स होती है। और मैं आपको एक डाटा बता रहा हूँ जिसमें 105 आंगनबाड़ी वर्कर्स, जिनमें से कि 99 जो है फीमेल है, तो 6 मेल बचे। तो जो 95% जो है फीमेल ही शिक्षिकाएं होती है आंगनबाड़ी में। और देखे होंगे जो LKG UKG नर्सरी का जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादातर फीमेल्स टीचर पढ़ाती हैं। ठीक, तो बाहर की कंट्री, मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ कि फीमेल्स टीचर ही पढ़ाती हैं, लेकिन बाहर की कंट्री में मेल और फीमेल्स दोनों पढ़ाते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, जापान, चाइना। यहाँ पे तो एक चीज़ कहा जाता है कि जो एक फीमेल टीचर होती है वो लव केयरिंग ये सब ज़्यादा करती है, और जो मेल होते हैं वो थोड़ा रूड टाइप के होते हैं। तो इसलिए उस जो छोटे बच्चों के टीचर होते हैं वो जो होते हैं फीमेल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, फीमेल्स भी पढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक जेंडर गैप का एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंस इन एजुकेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। लड़के और लड़कियों के बीच में शिक्षा का अंतर। जैसे मान के चलो किसी घर में जो है 2 भाई बहन है, एक लड़का है और एक लड़की है। तो उनके घर वाले प्रिफर करेंगे कि जो लड़के को हम लोग पढ़ाएं, क्योंकि लड़की तो है पराया धन है, वो किसी और क्या चले जाएगी। तो ऐसा करके जो है लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि लड़के लड़की के बीच में शिक्षा में अंतर। ठीक है, गर्ल ड्रॉपिंग आउट अर्ली ड्यू टू फैमिली और सोशल इश्यूज। पारिवारिक या सामाजिक मुद्दों के कारण लड़की जल्द से जल्द स्कूल छोड़ती है। आप देखे होंगे कई जगह पे जो लड़कियां होती है 8वीं के बाद स्कूल छोड़ देती है, 10वीं के बाद छोड़ देती है, 12वीं के बाद छोड़ देती है। तो ये जो होता है फैमिली कंडीशंस, ये सब के कारण वो जो है स्कूल बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। मैं लास्ट में क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और ये पूरा जो यूनिट है एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ाने को नहीं है। आप खुद ही क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आराम से आसान ऑप्शंस जो है टिक कर पाओगे, सही ऑप्शन। इसके बाद सेकंड आता है स्कूल एक्सेस। तो कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा दूर स्कूल होने के कारण और गरीबी के कारण दूर स्कूल होगा और उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, कुछ जाने की सुविधा नहीं होगा, साइकिल नहीं होगा, बाइक नहीं होगा, या फिर बस नहीं चलता होगा, तो फिर स्कूल जाना उन लोग के लिए भी मुश्किल होगा। ठीक है, तो
some children may not be able to go school due to distance, poverty और lack of transportation. आप समझ गए होंगे. उसके बाद सेकंड आता है लेक ऑफ परमानेंट टीचर्स इन स्कूल. ये थोड़ा स्कूल एक्सिस से थोड़ा अलग है, लेकिन ये भी पॉइंट बनता है. तो कई सारे स्कूल्स में जो है परमानेंट टीचर्स नहीं होते हैं. आप लोग देखे होंगे गांव के इलाके में सारे के सारे टीचर्स जो होते हैं कॉन्टैक्ट होते हैं. लेक ऑफ स्कूल इन रूरल और ट्राइबल एरियाज. ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में जो है स्कूल बहुत ज़्यादा कम होता है. इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट जो है डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड मतलब जैसे कि आप लोग हो, आप लोग मेरे साथ जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हो, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उनके पास मोबाइल नहीं है या लैपटॉप वगैरह नहीं है, इस कारण वो नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, ये जो है डिजिटल डिवाइड को दर्शाता है. मीन्स द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड दोज हु डू नॉट. तो प्रेजेंट टाइम एजुकेशन में ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है डिजिटल डिवाइड. ठीक है. टीचर वर्कलोड. देखो टीचर पास बहुत सारे काम होते हैं. जैसे कि हो गया इलेक्शन जब चलते रहता है तो इलेक्शन ड्यूटी भी जो है टीचर ही करते हैं. ठीक है. सर्वे. ठीक है, जो सर्वे होता है वो भी टीचर ही करते हैं. मिड डे मील चेकिंग. मिड डे मील आपको पता होगा मध्याह्न भोजन जो 8वीं तक के बच्चों को जो है खाना दिया जाता है स्कूल में, तो मिड डे मील का चेकिंग भी टीचर ही करते हैं. तो ये सब जो है टीचर्स का वर्कलोड को बढ़ाते हैं. तो अगर कोई टीचर्स जो है इलेक्शन ड्यूटी करने जाएगा तो इलेक्शन ड्यूटी ख़त्म भी हो जाएगा तो कुछ दिन उसको रेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद वो इफेक्टिव पढ़ा नहीं पाएंगे. उनको तुम जो है चेकिंग करने भेज दोगे मिड डे मील का, फिर आके बोलोगे कि तुम पढ़ाओ, तो फिर वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो जो है थके हारे आए रहते हैं. और एक चीज़ है कि सिलेबस कंप्लीट करवाने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है उनके यहाँ, कि सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में जो है वो लोग प्रैक्टिकल भी मिस कर देते हैं. तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और टेलीग्राम से नोट्स आप जरूर देख लीजिएगा पहला यूनिट का और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा. पहला क्वेश्चन है लो स्टूडेंट टीचर रेशियो इज बेनिफिशियल बिकॉज. तो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो लो होगा, मतलब कि 5 स्टूडेंट के लिए एक टीचर है या फिर 10 स्टूडेंट के लिए एक टीचर है, इससे क्या बेनिफिट होगा. तो इसका आंसर आप भी खुद भी बता सकते हैं कि अगर टीचर्स एक होगा और मतलब टीचर्स एक टीचर 5 स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो फिर वो जो है सबको ध्यान दे पाएगा, सारे स्टूडेंट को. और वही हम लोग एक टीचर जो है 50 बच्चों को पढ़ा रहा होगा तो क्या वो ध्यान दे पाएगा एक एक बच्चों को, एक एक बच्चों को उसका पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. ठीक, तो इसका आंसर आप देखिए टू इंक्रीज टीचर वर्कलोड. तो इससे टीचर्स का वर्कलोड इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. ठीक, इट इंश्योर पर्सनलाइज अटेंशन एंड बेटर स्टूडेंट इंगेजमेंट. तो ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा और जो कि बच्चों को जो है समझने में, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? बी. ठीक, और बाकी ऑप्शंस भी आप पढ़ सकते हैं और जो कि उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्टडीज व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग. अध्ययनों के अनुसार प्रारंभिक बाल व्यवस्था की शिक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक क्या है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर बताते हैं. ठीक है, यूज मल्टीपल चॉइस टेस्टिंग मेथड. नहीं हो सकता ये भी. देखो इसके बाद सेकंड है बी पेरेंटल लिटरेसी एंड इन्वॉल्वमेंट इन अर्ली एजुकेशन. तो ये जो होगा राइट ऑप्शन होगा. कि देखो जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं कि जो जिसके मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं वो जो है बच्चे को छोटे टाइम से ही उनको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं कि रोज़ स्कूल जाना है, होमवर्क जो भी देंगे स्कूल में उसको कराने में उनका हेल्प करते हैं. तो इससे जो है बच्चा का जो अंडरस्टैंडिंग है वो पढ़ाई के प्रति, मतलब जो पढ़ाते हैं ठीक है उसमें रुचि बढ़ते जाता है. तो ये जो है एक मेन फैक्टर है. इन्वॉल्वमेंट इन अर्ली एजुकेशन, जो शुरुआती के शिक्षा में जो इन्वॉल्वमेंट है ठीक है ये भी एक फैक्टर है. एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ये भी नहीं है. ठीक है, नंबर ऑफ स्कूल हॉलीडेज
इन ईयर। ए भी जो है ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? बी। और इससे पहले भी कौन सा ऑप्शन हम लोग का राइट हुआ? बी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम इन इंडियन स्कूल वाज इंट्रोड्यूस टू। भारतीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत क्यों की गई? ठीक है, आप भी सोचो क्यों की गई। तो इसमें पूरे ऑप्शंस जब पढ़ोगे ना इस यूनिट के क्वेश्चंस के, तो आप आंसर खुद ही बता पाओगे। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं, इम्प्रूव स्कूल इनरोलमेंट एंड न्यूट्रिशनल लेवल अमोंग चिल्ड्रंस। बच्चों के बीच स्कूल नामांकन और पोषण स्तर में सुधार। तो यही ऑप्शन सही लग रहा है। इससे जो है स्कूल का एनरोलमेंट बढ़ जाएगा। बहुत सारे बच्चे नहीं खाना मिल रहा है, बहुत सारे फैमिली सोचेगा कि खाना मिल रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं, जैसे गांव का इलाका है, ठीक, वहाँ के लोग थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन उनका ठीक नहीं होता, तो बच्चे को है एक टाइम का खाना मिल रहा है करके भी भेज देते हैं। इससे क्या है, इनरोलमेंट बढ़ रहा है और बच्चों को जो है एक पोषण, जो अच्छा फूड है, ठीक है, न्यूट्रिशनल लेवल वाला फूड भी मिल रहा है। तो ऑप्शंस कौन सा सही है हम लोगों का? ए। तो उसके बाद आप दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ो, रिड्यूस टीचर एब्सेंटिज्म, शिक्षकों की अनुपस्थिति कम कराने के लिए। तो ये उससे रिलेट नहीं हो रहा है मिड डे मील से। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू स्कूल ग्रेजुएट, स्कूल स्नातकों को रोजगार और अवसर प्रदान करने के लिए, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, रिप्लेस टेक्स्ट बुक विथ डिजिटल रिसोर्स, ये भी इससे रिलेट नहीं हो रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही है? ए। इसके बाद जो है फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया इज इंक्रीज, व्हाट डज दिस इंडिकेट। जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER मतलब होता है, ये जो एक डाटा देता है कि कितने लोग एक पर्टिकुलर लेवल में, जैसे ग्रेजुएशन, बैचलर्स में कितने लोग एडमिशन लिए, पोस्ट ग्रेजुएट में कितने लोग लिए, हायर एजुकेशन में कितने लोग लिए। तो कुछ सालों के रिपोर्ट्स के हिसाब में जो हायर एजुकेशन है उसमें बढ़ोतरी, एक मिनट, फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया इज इंक्रीज, व्हाट डज इट। जो हायर एजुकेशन है उसमें जो स्टूडेंट का एनरोलमेंट है वो बढ़ रहा है, ये क्या इंडिकेट करता है। तो ठीक है, तो पढ़ते हैं, मोर स्टूडेंट आर ड्रॉपिंग आउट। तो ड्रॉपिंग आउट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, जो है पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो फिर GER का जो रेशियो है कम आना चाहिए। ठीक, तो ये ऑप्शन गलत है। मोर स्टूडेंट आर गेटिंग इनरोल इन हायर एजुकेशन, तो इसी से जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है बढ़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट जो है इनरोलमेंट ले रहे हैं, अधिक छात्र उच्च शिक्षा में दाखिला ले रहे हैं। तो आंसर जो है बी करेक्ट है। एजुकेशन क्वालिटी इज डिक्लाइनिंग, शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में अगर गिरावट आती तो बच्चे ज़्यादा एडमिशन लेते क्या? नहीं लेते। डी है, प्राइवेट कॉलेज आर शटिंग डाउन, निजी कॉलेज बंद हो रही है। तो ए भी जो है राइट ऑप्शन नहीं है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर बैरियर टू गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। तो गर्ल एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा बैरियर कौन सा है? भारत में बालिका शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख बाधा है? तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे कि जो गर्ल एजुकेशन है उसमें जो कौन सी सबसे बड़ी बाधा है जिसके कारण लड़कियां जो है पढ़ाई नहीं कर पा रही है। तो ये जो है हाई टीचर सैलरी, तो उच्च शिक्षक वेतन। उच्च शिक्षक वेतन से गर्ल्स को क्या प्रॉब्लम हो सकता है स्कूल आने में? नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी कंसर्न, खराब बुनियादी ढांचा संरचना और सुरक्षा चिंता। ठीक है, ये जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर लड़की बाहर पढ़ने जाएगी तो वो सेफ नहीं है, तो इस वजह से भी जो है उनको स्कूल्स नहीं भेजा जाता है। यूज ऑफ डिजिटल लर्निंग, डिजिटल लर्निंग भी नहीं है, क्योंकि डिजिटल लर्निंग कुछ दिन ध्यान देंगे तो वो लोग खुद ही सीख जाएंगे। रिड्यूस गवर्नमेंट फंडिंग,
ये भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वित्त पोषण तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। 6 क्वेश्चन है, विच फैक्टर कैन हेल्प इम्प्रूव एक्सेस फॉर गर्ल इन रूरल इंडिया। तो ग्रामीण इलाका में तो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फैक्टर जो है हेल्प कर सकता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है बिल्डिंग मोर यूनिवर्सिटीज़। ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाने से भी स्टूडेंट ही नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा, ये भी कुछ बेनिफिट नहीं है। प्रोवाइडिंग सेफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सैनिटरी फैसिलिटी इन स्कूल। स्कूल में सुरक्षित परिवहन और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना। सेफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, सैनिटरी फैसिलिटी होगा, तो फिर बच्चे जो हैं बिना निर्भय होके जो है स्कूल आ जाएंगे। तो इसी तरह की क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं कैसे पढ़ा रहा था ये ज़रूर बताना। और मैं जल्दी 7th यूनिट का वीडियो लाऊंगा। और जो आप 2nd से 6th तक यूनिट के वीडियोस नहीं देखे हो और नोट्स नहीं पढ़े हो टीचिंग एप्टीट्यूड का, ज़रूर पढ़ना। और मैं PYQ भी करवाते जा रहा हूँ, कुछ के डले हुए हैं वीडियो, हम मेरे कुछ दोस्त पढ़ा रहे हैं, उसे आप ज़रूर देखना। थैंक यू।